डियर स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम है, ब्रीफ रिव्यू हिस्ट्री। एक आर्टिकल लिखा गया है, सलमान अली शेख ने इस आर्टिकल को मेंशन किया है। तो इस पेपर के अंदर जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देखें, इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली तीन तरह का इसके अंदर जो है वो मिक्सचर है। वन इज द कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीन यानी एलिमेंट्स हैं। वन इज द कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, और उसके बाद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है लास्ट में जो है, वो हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। इसके बारे में ये इन्होंने कंक्लूजन किया है और इसके ड्रा और फ्लॉज के बारे में बताया है। तो अब हम अगर आगे देखें नेक्स्ट, तो इसमें अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास है बेसिकली ये इसका कंक्लूजन है कि ये पेपर जो है एनालिटिकली कंपेयर करता है थियोरेटिकल और जो मेजर इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स इकोनॉमी है, कैपिटल सोशलिज्म है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब इस रिसर्च पेपर ने आइडेंटिफाई ये किया है कि अगर इकोनॉमी जो है इथिकल बेस हो, इथिक्स का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इथिकल बिहेवियर का मतलब होता है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने आप लॉयल हैं, लॉयलिटी है, कंज्यूमर में कितनी लॉयल्टी है, प्रोड्यूसर में कितनी लॉयल्टी है, और वो मुफ्त का मुनाफा नहीं परस्यू नहीं करता है। सेल्फ इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन as well as the consumption and interest based financial and monetary system are major problematic issues in the current economic system। जो अभी कैपिटलिज्म चल रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा जो इशू है कैपिटलिज्म में वो ये है कि इसमें सेल्फिशनेस है। और सेल्फिशनेस का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो कंज्यूमर होता है वो ऑलवेज जो है वो सेल्फिशनेस बिहेवियर शो करता है। और ये सेल्फिशनेस होने की वजह से ही इकोनॉमी चल रही है। यानी एक प्रोड्यूसर जो है उसका वो सेल्फिशनेस इस तरह है कि वो कहता है कि मेरा मोटिव प्रॉफिट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। और कंज्यूमर जो है उसका मोटिव होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ मिले कम पैसों में, उसकी ये सेल्फिशनेस है। तो ये जो ये सेल्फिशनेस है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि कैपिटलिज्म में जब हम देखते हैं तो इकोनॉमी जो होते हैं उसकी दो क्लासेस हो जाती हैं। एक क्लास जो होती है जिसको कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, दूसरी लेबर होता है, वर्कर। तो अब जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है और वर्कर की कम, जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हो जाती है। अब जो दूसरा इसने कंक्लूजन किया वो कहता है सोशलिज्म जो है वो प्रीमियस टू इंक्रीज द हेवन ऑन अर्थ बट टेक फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड प्रॉफिट मोटिव अवे एंड एक्सट्रीम केस इट गिव अवे फॉर ऑटोक्रेटिक रिजीम। अब जो सोशलिज्म है उसमें ये कहते हैं कि ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है जितना भी कंट्री के अंदर सारा कुछ स्टेट ऑन उसको ऑन करती है और स्टेट के पास सब कुछ होता है और वही लोगों से लेके लोगों को वापस प्रोवाइड करती है। और जो है ना, एक सेल्फ या एक प्राइवेट बिजनेस जो होता है इसमें रिलाय नहीं करता है। अब जिस तरह सोशलिज्म आप रशिया की बात करें, अब रशिया में सोशलिज्म सिस्टम है तो उसमें वो सोशल सिस्टम के अंदर जो है स्टेट ही सब कुछ प्रोडक्शन कंजम्पशन सब कुछ स्टेट करती है और लोगों को वो फैसिलिटेट करती है। लेकिन ये पेपर प्रोवाइड द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द इस्लामिक economics and explain that Islamic economic system is a blend of natural feature present in capitalism, right to provide the property right, provide pursuit of economic interest and use the market forces etc. Along with this, Islamic economic system use some distinct feature. ये अलग से एक feature बताती है through which Islamic economic teaching, interest-free economy, moral check on unbridled self pursuit and provision of socio economic justice। तो हमारा जो देखिए, मैंने आपको बताया सोशलिज्म के अंदर कैपिटलिज्म के अंदर दो क्लासेस पैदा हो गई थी, उसका ये फ्लॉज है, एक कैपिटलिस्ट और दूसरे जो है लेबर क्लास। सोशलिज्म के अंदर ये है कि सारे का सारा ऑन करती है स्टेट और कोई भी बंदा प्रोड्यूस करता है वो स्टेट को प्रोवाइड करता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, प्राइवेट बिजनेस नहीं चल सकता, जो स्टेट कहेगी उसी को फॉलो करना पड़ता है। और जो इस्लाम है ना, इस्लाम के अंदर आप देखें इसमें मॉरल चेक भी है,
इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है, जस्टिस है, यानी पॉवर्टी एलिवेशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वेल्थ नहीं है। वहाँ पे जब कोई रिच पर्सन जो है वो ट्राई करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, तो फिर इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है, उसको ज़कात देनी पड़ेगी, और वो ज़कात जो है गवर्नमेंट जो है पुअर पर्सन को वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। अब देखें हम आगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अब देखें जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच एन इकोनॉमी कैन बी रन एंड मेक द डिसीजन अबाउट विच goods and services to produce, how to produce and exchange them। तो आप देखें यहाँ पे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, विच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, एंड हाउ whom टू प्रोड्यूस, यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस की जाए। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए फिर जो कन्वेंशन हमारी इकोनॉमिक्स है वो बताती है कि देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वन इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड टू मेक अ प्रोडक्ट, दीज इनपुट्स मेक आउटपुट। तो इस ये हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, एंड whom to produce, and for how should the income from production be distributed among the factor of resources, and what shall be the right balance between public and private। तो ये इस तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट बिटवीन द फ्री मार्केट मैकेनिज्म और रेगुलेशन। तो ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म है ना स्टूडेंट। देखें कि एक सिस्टम ये है कि आप देखें कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, where to produce, which to produce, how can we exchange these goods and services, कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका एक मैकेनिज्म है। उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं कि इनको बैलेंस कैसे किया जाता है कि पब्लिक सेक्टर कितनी प्रोड्यूस करे, प्राइवेट सेक्टर कितनी प्रोड्यूस करे। और फिर ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि मार्केट जो है वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म हो या रेगुलेशन हो, ये सारी चीज़ों को देख के फिर इकोनॉमिक्स के अंदर जो लिटरेचर ने सिस्टम बनाए वो ये देयर आर फोर टाइप ऑफ सिस्टम रिलाई ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें हम देखें तो नंबर वन जो है वो हमारे पास है कैपिटलिज्म, नंबर टू हमारे पास है सोशलिज्म, थर्ड मिक्स इकोनॉमी, एंड द फोर्थ वन इज द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म के अंदर डियर स्टूडेंट, कैपिटलिज्म इज द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल्स लाइक प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी, allowing an economic agent, consumer and producer to pursue the private motives, self-interest with no or minimal government intervention। कैपिटलिज्म की ये डेफिनेशन है कि वो कहता है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रिंसिपल कि जिसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट भी हो, फ्री इकोनॉमी हो, यानी गवर्नमेंट एजेंट्स को अलाउ किया जाए वो अपनी मर्जी से खरीदें और बेचें, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और नंबर फोर जो है हमारे पास से वो हमारे पास है कि सेल्फ इंटरेस्ट विद नो मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नो।
तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं उनको देख के आप डिसाइड करते हैं कि हाउ मच प्रोड्यूस, कितना जो है प्रोड्यूस किया जाए। अब तो वॉइस का इशू नहीं है। स्टूडेंट वॉइस आ रही है आपको, आवाज आ रही होगी। तो ये जो सेकंड फैक्टर है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए। तो उसके लिए फिर अब देखें कि जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो चार यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो पहले कैपिटलिस्ट मार्केट का सर्वे करते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट वो देखते हैं कि हमें कौन सी गुड्स कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये वाइल द प्रोड्यूसिंग गुड्स इन विच द कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल को देख के उतना प्रोड्यूस किया जाए कि जितनी उसकी डिमांड है। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और मार्केट की प्राइसेस गिर जाएंगी। अगर अगर कम प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं हो सकेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है उनका। थर्ड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें बताती है कि देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वन इज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। दीज वो कन्वेंशन इकोनॉमी ये भी कहती है कि ओवर रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार का मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो अब ऐसी इन स्कार रिसोर्सेज के अंदर है कि हम ऐसी एफिशिएंट प्रोडक्शन करें कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। तो ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस किए, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करें। तो कंट्री हैव अ मेक अ डिसीजन अबाउट देयर फ्यूचर प्रोडक्शन। अब देखें ना कि हमारे कंट्री के अंदर दो तरह के सीजन होते हैं, वन इज द विंटर एंड अदर वन इज द समर सीजन। अब देखिए समर सीजन के अंदर जो है लोग जो क्लास पहनते हैं वो भारी कपड़े होते हैं क्योंकि वो लोगों को गर्मी लग रही होती है। इसके मुकाबले में सर्दियों में देखें लोग जैकेट्स अपर पहनते हैं। तो अगर समर में लोग अपर बनाना शुरू कर दें और विंटर में जो है वो ऐसे क्लास करें, तो ऐसे क्लास प्रोड्यूस करेंगे जो लाइक से कराची वगैरह में यूज होते हैं जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो आप देखें उसकी वजह से कोई इकोनॉमी के अंदर लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो अब वो फायदा नहीं हो रहा है तो जिसकी वजह से उनको इसका लॉस हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करें, कौन सी चीज का प्रोड्यूस करें और कब उसको प्रोड्यूस करें। तो दिस इज मैं अनदर मेन फैक्टर जो आपको कैपिटल इकोनॉमी में मिलता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोड्यूस होम, किसके लिए प्रोड्यूस करें। दैट गुड कैन बी बॉट इनटू द मार्केट बाय पीपल। अब देखें कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है और उनको प्राइस जो है उनको प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू उनको बेचा जाए, वो प्रोड्यूस करेंगे ना। अब देखें मार्केट के अंदर तीन चार ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी जो एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है लेकिन उनकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है। लाइक के वाटर को देखें, इसका एयर है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है, ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं, नॉन इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जिनकी मार्केट में एक्सपेक्टेड डिमांड है। ये देखें मीट टू एक्सपेक्टेड डिमांड, तो उनको प्रोड्यूस किया जाए जो आपको मैक्सिमम क्या दें, प्रॉफिट दें। उसके बाद देखें फंडामेंटल पास्टुलेट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन कौन से पास्टुलेट के ऊपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें क्या क्या चीजें बताती है, कौन कौन से इसके एजम्पशंस हैं जिसके ऊपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो लाइज करती है। नंबर वन है कि राइट ऑफ
प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखें सोशलिज्म के अंदर जो है वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी राइट देती है प्राइवेट ऑनरशिप को, और प्राइवेट ऑनरशिप में जो कैपिटलिस्ट है, कोई भी बंदा है, उसकी अगर प्राइवेट वो अपनी फार्म इंडस्ट्री खोलना चाहे तो उसके लिए कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो कहती है कि उसको फ्रीडम दिया जाए, और वो फ्रीडम के थ्रू अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, उसको प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएं। तो जिसकी वजह से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और उसके बदले में वो उसको क्या मिले, मुनाफा मिले, वो बिजनेस एक्टिविटीज में शेयर करे और उसको उसके बदले में मुनाफा मिले। एक तो ये इनका पास्टुलेट है जो उन्होंने, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लोग जो हैं उस पर रिलाई करते हैं। अब दूसरा जो है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब देखें जब कैपिटलिस्ट की बात होती है तो देखें उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, जिस तरह सोशलिज्म में आपको मैंने बताया कि स्टेट जो होती है वो ऑनर होती है बुरा और भला करने की, और जो भी आप चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई प्राइवेट अगर फर्म भी प्रोड्यूस करे, ये सब कुछ स्टेट के इख्तियार में होगा। स्टेट आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ भी करेगी। तो अब स्टेट जब करेगी तो वो चीज जो है वो, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो जो है वो स्टेट इसमें इंटरवेन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और जो प्राइवेट फर्म है वो यहाँ पे अपना शेयर कर सकती है, हिस्सा डाल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। लीजिंग फेयर इकोनॉमी का मतलब ये है कि इसमें फ्रीडम है कि जो प्राइजेज हैं ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई को सेट कर रही होती हैं। तो इसको हम कैपिटलिस्ट क्लास इकोनॉमी कहते हैं। नंबर फ्री एंड टू मार्केट फोर्सेस, इसका ये भी एक एज है डियर स्टूडेंट कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मार्केट्स को फ्री हैंड दिया जाता है। एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है, सेकंड साइड पे डिमांड है, और इन इस डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करती है प्राइजेस। और जो प्राइजेस होती हैं वो हमारे पास वो डिसाइड करती हैं कि अगर मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेस सप्लाई हो जाए, यानी सप्लाई बढ़ जाए, तो उस वक्त जो है सप्लाई बढ़ने की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, और सप्लाई कम होने से। तो यहाँ पे देखें कि गवर्नमेंट ना कोई टैरिफ लगा सकती है, ना कोई कोटा, ना टैक्सेशन, या ना प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से प्राइस रैशनिंग को बढ़ा दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर सकती है। यहाँ पे फ्री हैंड दिया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि आजकल हमारा देखें एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो इसका मतलब ये है कि फ्री हैंड है कि डॉलर ज़्यादा आएंगे तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर कम हो जाए तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, आपने देखा भी होगा। तो अगर इसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करे और इनको फ्लैक्चुएट कर दे, यानी डॉलर को एक अमाउंट तक रोक दे, तो वो जो है वो इसका मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो गई है। उसके बाद है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड ये स्टूडेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इनविजिबल हैंड का मतलब होता है कि इनविजिबल है, इनका मतलब ये प्राइजेस जो है ना ये नजर नहीं आती हैं आपके सामने, ये नजर नहीं आती हैं, लेकिन ये मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर रही होती हैं। तो ये भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये एडवांटेज है, आपको मिलेगा कि जहाँ पे जो इनविजिबल हैंड है मार्केट के अंदर, जो फोर्सेस हैं वो वो जो है प्राइस प्राइस जो है वो एडजस्ट कर रही होती है सप्लाई और डिमांड को। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस इन प्रोडक्शन। अब देखें कि फ्रीडम ऑफ चॉइस इन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हर बंदे को इख्तियार हासिल है कैपिटलिज्म में, वो कौन सी अपनी चॉइस से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है।
इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट हैविंग अ हायर इंसेंटिव टू प्रोड्यूस द लग्जरी बंगलोज एंड लोअर इंसेंटिव टू प्रोड्यूस द लो कास्ट अपार्टमेंट। जिस तरह देखें बैरियर टाउन है या आपका DHA है, तो आप देखें वहाँ पे लग्जरी बंगलोज प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ ही रही है, उनको कोई इंटरवीन करके रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनको उस पर ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। ऑन एन अदर एंड देखें तो वो लोग के वो उनको गवर्नमेंट इस पे उनको यानी फोर्स नहीं कर सकती कि वो लग्जरी बंगलोज को छोड़ के लो कास्ट अपार्टमेंट बनाएं जिसमें उनको बेनिफिट इतना ना मिल रहा। तो ये भी एक एडवांटेज है, ये उसका एजम्पशन है कैपिटलिज्म की। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन कंजम्पशन। अब देखें कि पीपल हैव अ ओवरराइड फ्रीडम टू कंज्यूम। लोगों को ये अपनी मर्जी है कि वो जितना मर्जी कंज्यूम करें, जैसा चाहें वो कंज्यूम करें। जिसके पास जितनी वेल्थ है वो उससे अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कंज्यूम करेगा। अब देखिए हमारे कंज्यूमर जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है वो इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। बल्कि ऐसा भी है कि वो अपने जो कुत्ते बिल्लियां हैं उनके लिए भी शैम्पू इंपोर्ट करते हैं। ऑन एन अदर साइड जो पुअर कंज्यूमर हैं वो उनकी अपनी चॉइस है। तो ये भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि जो चाहे जो मर्जी अपनी कंज्यूम करे। अब इसके ऊपर कैपिटलिज्म के ऊपर एक क्रिटिसिज्म हुआ है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं इस सिस्टम के अंदर। पहले मैंने आपको बताया कि इसके ये एडवांटेज हैं, ये चीज़ें, और इसके फ्लॉज क्या है। कैपिटलिज्म में ये जो प्रैक्टिस किया गया है इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड देयर ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्री मार्केट फिलॉसफी, उस पे ये करता है काम। लेकिन ये लोगों को कर रहा है एक्सप्लॉइट। कैसे? कि जब देखें कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाती है। ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब जो अमीर है अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो ये सिस्टम है वो जो है वो कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कैपिटलिस्ट क्लास में। उसके बाद देखें इंटरेस्ट जो है हमारे पास, सूद जिसको हम कहते हैं, रिबा इस्लाम में कहा जाता है। ये जो इंटरेस्ट बेस्ड थ्योरी है ये एक्सप्लॉइट कर रही है हमारी इन्वेस्टमेंट को। इस तरह कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, रियल इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं हो रही, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। तो नहीं होंगी गुड्स एंड सर्विसेज तो लोगों को वो चीज़ें मिल नहीं पाएंगी, तो उसकी डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम होती जाएगी। दैट्स वाई कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी तो लोगों को खरीद नहीं सकेंगे, तो सोसाइटी के अंदर जो है डिस्टॉर्शन होगी, और लोग जो हैं वो अनसर्टेनिटी उनमें पाई जाएगी। ठीक है। अब देखें कि इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इनपुट कास्ट हमारी हाई हो जाएगी, तो वो चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी, जिसकी वजह से जो पुअर इकोनॉमी, पुअर पीपल हैं, पुअर पर्सन इन इकोनॉमी, वो अच्छे तरीके से अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखें कि हम देखें तो इसकी वजह से पॉवर्टी का भी एक एलिमेंट है, देखने में आया है कि जब कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी, गुर्बत जिसको कहते हैं, वो भी इसका एक फ्लॉज है, जिसकी वजह से ये इसका प्रॉब्लम, कैपिटलिज्म का एक प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो स्कार रिसोर्सेज की वजह से नहीं है। देखें इकोनॉमिक्स बात करती है ना
कि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब है लिमिटेड है और ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है स्कार रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। और इनको अगर इक्विटेबल किया जाए या एग्लिटेरियन सोशो इकोनॉमिक सिस्टम लाया जाए, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं जी। वालरेडियन अप्रोच है, एग्लिटेरियन अप्रोच है, ठीक है जी। तो ये सारी अप्रोचेज हैं, ये जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स में है। तो इनके थ्रू अगर इसको मेंटेन किया जाए तो फिर ये सिस्टम ठीक है, अदरवाइज फ्लॉड है। इनकी एग्जांपल इन्होंने और भी दी हुई है कि वो कहते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो allocation of resources to ensure a fixed return for one and variable uncertain for another। तो इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हैं तो आपको वापस उसको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी सोसाइटी में क्रिएट होती है। अब देखिए इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि OECD, ये ओपेक ऑयल जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वहां पे देखें कि जो 10% जो रिचेस्ट लोग हैं, जो 10% जिनकी इनकम हाई है, द एवरेज इनकम ऑफ द 10% रिचेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज अबाउट 9 टाइम द पुअर। तो जो 10% जो इकोनॉमी के मालदार लोग हैं उनके पास 9 गुना ज्यादा दौलत है, और उनके जो पुअर लोग हैं उनके पास यानी 9 गुना कम है। तो इसका मतलब देखें कि वो कंट्रीज जो OECD में आती हैं, कितनी एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पे भी ये रेशो हाई है कि जो रिचेस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो आप कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास इनकम हाई है और उनके पास वेल्थ का शेयर भी हाई है। और जो लो पर्सन है वहां पे भी जो पर्सन है उनकी वेल्थ का शेयर उनके पास क्या है, कम है। तो ये डायग्राम आपके पास शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं। नेट वेल्थ ऑफ 1 मिलियन, नेट वेल्थ ऑफ 1000 मिलियन और नेट वर्थ। तो ये बता रहा है कि इसकी बेसिक जो वजह है वो क्या है कि अब देखें ये जो सब सहारन अफ्रीका है ये रिसीव कर रहा है। अब देखें एक और डिस्ट्रक्शन जो है वो ये है इस सिस्टम की, कैपिटलिस्ट सिस्टम की, कि ये जो कंट्रीज हैं जिसका सब सहारन अफ्रीका है या नाइजीरिया है, ये नीचे आपके पास आ रहा होगा। तो सब सहारन अफ्रीका जो है वो हर साल 10 बिलियन जो है डॉलर वो क्या लेता है, एड लेता है, रिसीव की उसने। और उसको लॉस हुआ 14 बिलियन डॉलर का, उसने डेट पेमेंट की, डेट पेमेंट 2008 की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 बिलियन डॉलर उसको एड भी दे रहे हैं, तब भी उसका जो उसने लोन लिया हुआ है इंटरेस्ट पे जो इदारे हैं, और वो उस तब भी अभी वो डेट पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ इंटरेस्ट रेट शामिल है। जिस तरह हम IMF के पास जाते हैं और वहां से जाके लोन ले रहे हैं, तो अब IMF से ले रहे हैं तो वो हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी पड़ रही है और साथ इंटरेस्ट रेट भी। तो वो हमें ऐसे गर्दाब में फंस जाते हैं कि वो हमें वापस रीपेमेंट करने के लिए फिर और हमें लोन लेना पड़ता है और लेना पड़ता है। जिस तरह ये देखें कि GNP पर कैपिटा जो सब सहारन अफ्रीका है 308 बिलियन डॉलर है, और वो एक्सटर्नल डॉट जो पेमेंट कर रहा है उससे भी डबल है, यानी जो कर्जे उसने लिए हुए हैं 365 डॉलर, तो बिलियन डॉलर। ये चीज जो है ये भी इसका एक फ्लॉज है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो इस तरह देखिए नाइजीरिया जो है वो बारो कर रहा है हर साल जो है 5 बिलियन डॉलर, और उसको वापस पे करने पड़ते हैं 16 बिलियन डॉलर। यानी ये है कि इसके अंदर वो क्या है कि डेट क्राइसिस की वजह से ये कर्जा ले रहा है और वो ले रहा है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिसकी वजह से ये इकोनॉमी में बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये जो स्लाइड्स हैं ये बाकी आप पढ़ लेंगे। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक फ्लॉ है कि देखिए सबसे पहले कि इसमें एफिशिएंसी तो है और इकोनॉमिक इक्विटी नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। पुअर जो है वो पुअर से पुअर होता जा रहा है और रिच जो है रिच से रिच होता जा रहा है। ये इसका प्रॉब्लम है। फिर ये सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो है हमारे पास ये जितनी भी कंट्रीज हैं इस सिस्टम में जकड़ी हुई हैं वो डेट लेती हैं। तो डेट आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलता, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। जब इंटरेस्ट रेट आप पे करेंगे तो आप वो जो विशियस सर्कल ऑफ डेट है उसमें फंसते जाएंगे गर्दाब में, और जिसकी वजह से आप उस चक्कर से निकल नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ रिस्क, वो इसकी फेवर में भी कुछ हैं, यानी कि इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी फेवरेटिज्म ये है कि प्राइस ऑफ रिस्क है। देखिए आप मनी बारो कर रहे हैं, तो जब आप मनी बारो करते हैं तो आपको पता है कि आप रिस्क में होते हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल मोटिव के लिए करते हैं, इसलिए आप इंटरेस्ट रेट रखते हैं ताकि कल अगर कोई आप उसको ये कंडीशन देते हैं तो ताकि ये आपकी चीज रिकवर हो सके। एक तो आप लॉस से बचने के लिए शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बारोर। तो अब देखें इकोनॉमी के अंदर दो तरह के लेंडर भी होते हैं और बारोर भी होते हैं। लेंडर वो होते हैं जो अमाउंट बैंक को देते हैं, और बारोर जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट लेते हैं। तो interest rate not a share in profit of the borrower, because if money is borrowed from fulfill need rather than for conducting business, then there is no question for a profit. So even if money is lent for a commercial purpose, then how one can determine that the entrepreneur will be profitable that along the determine। तो ये भी इंटरेस्ट इज द रेंट ऑन मनी। तो इंटरेस्ट जो है वो मनी के ऊपर रेंट है। जिस तरह के आप घर अपना बना के किसी को रेंट पे देते हैं तो आपको मंथली उसका रेंट आ रहा होता है, इस तरह ये भी एक इन्वेस्टमेंट है कि आप मनी को दे के ये रेंट है। तो दीज थिंग्स ऑन विच द रेंट इज चार्ज आर यूज and given back in the same existing condition like a home, cars, while the money and other consumption goods are consumed. When we borrow money, we consumed it and generate it. When the money is consumed, the borrower has to be regenerated and lend without taking any risk to entitled to receive the consumed money with the interest. Can we borrow apple or mango on rent? We can borrow hammer but not a nail based on the above classification। तो वो कहता है कि हैमर तो हमें हथौड़ा तो मिल सकता है, लेकिन जो मेखें होती हैं वो कोई उधारी नहीं देता है, क्योंकि वो हम मेखें लकड़ी के अंदर उनको चिस्पा कर देते हैं। तो इसी तरह है कि जिस तरह ये मनी जो होता है उसको हम पे कर किसी को देते हैं रेंट पे, तो उसकी भी एक अमाउंट होती है। तो ये इस पे इसका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी और नेगेटिव। और दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आर यू अंडरस्टैंड? मुझे कमेंट्स करें इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपको सही क्लियर समझ आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हमने डिस्कस किया कैपिटलिज्म को, अब हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म को। तो आप देखते हैं सोशलिज्म क्या चीज है, कब से इसकी बेस है। ये कार्ल मार्क्स जो था 1867 में, मार्क्स एक इकोनॉमिस्ट था, सोशलिस्ट था, उसने डिस्क्राइब किया है सोशलिज्म इज द स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फेज दैट विल बी displace the capitalism as a predecessor to communism. Socialism did not promise to make everyone equally well off in economic terms and pay everyone the same wage and replace the market in a complete sense.
तो इसमें वो ये कह रहा है कि जैसे कैपिटलिज्म के अंदर एक बिजनेसमैन क्लास होती है जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं, और दूसरी जो क्लास होती है वो हमारे पास होती है जी लेबर क्लास। तो इसमें वो कहता है कि सबको इक्वल राइट्स हैं। However, the communism did promise absolute income and the social equity, and socialism was act to be a pre. So some of that well-known political activities of socialist movement were Lyndon Lennon, Joseph Stalin, and some of the important ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशलिज्म की जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है वो रशिया में हुई है। रशिया, हंगरी, पोलैंड, इन्होंने इस मॉडल को यूज किया है। तो अब इसके साइलेंट फ्यूचर जो है सोशलिज्म के, वो क्या है? सबसे पहले फ्यूचर है इसका कलेक्टिव प्रॉपर्टी। सोशलिज्म के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, राइट्स होते हैं, वो कलेक्टिव होते हैं। यानी कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऑनरशिप जो होती है गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट ही लोगों को घर बना के देती है, उनके बच्चों की तालीम और उनके बच्चों पे जितने भी अखराजात होते हैं हेल्थ के, जिस तरह आपके भुट्टू ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, ये सोशलिज्म का एक नारा था। तो ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, एक सिंगल इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट के पास ये प्रॉपर्टी के इख्तियारात नहीं होते हैं। सेकंड वन जो है सोशलिज्म में प्लान्ड इकोनॉमी होती है। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के अंदर जो भी काम किया जाएगा वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से होगा, और ये डिसीजन करेगी आपकी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इट ऑन विजडम सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल आर टेकन द सोशलिस्ट गवर्नमेंट। सारा कुछ कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। उसके बाद डिसीजन इन कलेक्टिव इंटरेस्ट। कोई भी गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी तो वो उसका कॉमन इंटरेस्ट होगा कंट्री का, अदरवाइज वो डिसीजन नहीं ले सकते। ऑल द डिसीजन आर मेड, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होगा कि लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए डिसीजन लिया जाएगा। कलेक्टिव इंटरेस्ट इन सोशलिस्ट कंट्री, people are directed to follow the instruction of the socialist government and are not allowed to objection to decision। ये रिड्यूस करती है इन इनकम इन इक्वलिटी को, कि socialist government make a decision about their wages arbitrarily and wages are forced to remain the equal। all all the stakeholders have equal rights। इसको इक्वल राइट्स होते हैं, और वो जो डिसीजन होता है वो इक्वल ही होता है। तो उसके बाद restriction on market forces। Market forces are demand and supply are not controlled by the government in social system। मार्केट मैकेनिज्म does not prevail and all the decision are made। इसमें मार्केट का कोई डिमांड सप्लाई का चक्कर नहीं होता। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ऑल द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज रेस्ट with the government। no one else is given the authority to make the economic decision। कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इसको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे आप देखें कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी। और इसमें सारे के सारे कौन होंगे? गवर्नमेंट सेक्टर। जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जितनी भी होगी, वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। इस पे क्रिटिक्स भी किए गए हैं। ऑन द इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि इसके कौन कौन से फ्लॉड हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मुद्दूदी ने 1917 में एक्सप्लेन किया कि सोशलिज्म इज द क्विज टू टेम कैपिटलिस्ट ब्रॉड वन बिग कैपिटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ द सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तो उसने कहा कि वहां पे तो प्राइवेट ऑनरशिप थी और कुछ प्राइवेट लोग उठ के
कैपिटलिस्ट क्लास बन जाते थे, कुछ लेबर रह जाते। यहाँ पे तो गवर्नमेंट आल एंड आल हो गई है, और वही सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट बन गई है। तो operate the manage and administrator the overall economy without giving a society and the individual any source to challenge the socialist government, कोई challenge भी उसको नहीं कर सकता। In such a case, the government consisting of human after can keep its jurisdiction common goals over the individual। तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल का ख्याल नहीं रख सकता है, और इंडिविजुअल को ये भी नहीं राइट्स हैं कि वो क्या चॉइस करे और क्या ना करे, क्या चूज करे ना करे। ये इसका फ्लॉ है। और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी हुआ इस पे। तो हाउ ओवर द हिस्ट्री unfolded the sum afterward the negative effect of ethical ambitiousness in the capitalism and became more prominent in contemporary economic and financial crisis। तो ये अनकॉन्स्टेंट जो है ना, चेस ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट मॉरल मोटिवेशन, तो इसमें ये चीजें सेल्फ इंटरेस्ट मॉरल मोटिवेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जिक्र ना होने की वजह से ये जो सोशलिज्म है ये इसका फ्लॉज है। हाउ hence now it is realized that reconsideration is needed the value judgment which lead to concern any thoughtful consideration of fact that regulation and oversight necessary to control and avoid the crisis today complex economic world in bad shape now in terms of rising the inequality income wealth and limited public access। तो यहाँ पे लोगों की चॉइस को नहीं देखा गया, उनकी लिबर्टी को नहीं देखा गया, लिबर्टी को नहीं देखा गया। तो अभी तो आपको पता है कि दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है, और ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो क्या है कि वहाँ पे एवरीथिंग आपको एक क्लिक पे मिल जाती है। तो लोगों की अब डिफरेंट चॉइस होती है। अगर गवर्नमेंट पुअर मेथड को यूटिलाइज करके पुअर चीजें कंज्यूमर को देना शुरू हो जाए तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये इसका लाज है सोशलिज्म। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की जब बात हुई, देखिए पहले कैपिटलिज्म हमने पढ़ा, अब सोशलिज्म पढ़ा। स्टूडेंट अब इस सोशलिज्म में आप अब मिक्स मिक्स इकोनॉमी जो है इज द कंप्राइज बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। A mixed economy take the value future of both. Some mixed economy can be titled more toward the socialism and some titled more toward the capitalism। तो मिक्स में क्या है कि सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है और इस्लाम भी है। इस तरह की इकोनॉमी को मिक्स किया गया। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, इसमें एग्जिस्टेंस है कि पब्लिक भी और प्राइवेट भी। जिस तरह देखें कि ये वाटर है या गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, करेंसी, ये पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, इंडस्ट्रीज के जो ऑनरशिप होती है वो जो है हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है। अब बाइस्क्रियल दूसरे नंबर पे ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड प्राइजेस। जब देखेगी कि गवर्नमेंट जो है देखेगी कि वो गवर्नमेंट जो है मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रख देगी। लेकिन अगर देखेगी कि किसी जगह पे ये जो लेज़ी फेयर इकोनॉमी है वो एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन कर सकती है। यानी वो इनविजिबल हैंड अगर काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट, जिस तरह आजकल महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को जरूर इसमें इंटरवेंशन करके इसको कम करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले भी इतने फरिश्ते नहीं होते हैं कि वो लोगों की फलाह बहबूद करें। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड मार्केट इम्परफेक्शन, अगर मार्केट में ओलिगोपली है या मोनोपोली है, यानी वन सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो वो प्राइस को बढ़ा के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कम कम करने के लिए इन मोनोपोलीज के ऊपर जो है चेक इन बैलेंस रखेगी। ये भी एक गवर्नमेंट का फैक्टर है। उसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन भी करेगी कि जब पूरा जो रिचेस्ट लोग हैं उनके पास मैक्सिमम इनकम है, पुअरेस्ट जो लोग हैं उनके पास मिनिमम वेजेस हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पे टैक्सेस लगाएगी, रिबेट्स लगाएगी, ड्यूटीज लगाएगी, और वो जो चीज़ें लेके वो प्राइवेट जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट।
पब्लिक सेक्टर एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पब्लिक सेक्टर से सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बिजली के बिलों पे, गैस पे, तो ये भी गवर्नमेंट का एक इसमें जो मिक्स इकोनॉमी में आ जाए। प्रोमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को क्या करेगी, टैक्स हॉलीडे देगी, जहाँ पे देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज कम हो रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स हॉलीडे देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट इनहेंस करने के लिए मुख्तलिफ तरीके के इंसेंटिव देगी, उनको सब्सिडी देगी गैस में या इलेक्ट्रिसिटी में। ये भी एक मिक्स इकोनॉमी का फैक्टर है। डीरेगुलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट जो सरकारी इदारों को प्राइवेट भी कर सकती है, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन जो है 1992 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ बैंकों को जो प्राइवेट कर दिया गया था, जैसा ABL है या UBL है, HBL है, ये पास सारे पहले सरकारी इदारे होते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको 1970s में जो है नेशनलाइज कर दिया था। तो ये भी गवर्नमेंट इस मिक्स इकोनॉमी में ये भी फैक्टर होता है। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर देखें तो दो द मिक्स इकोनॉमी हैज सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस स्फीयर एंड but it still lack of the ethical foundation to foster the social optimizations and development at the grand scale to influence the social and human development. It has retained the interest-based financial system which has created many economic crises in short span, जो ग्रेट डिप्रेशन 2007-8 में है। दो therefore the much of the criticism on the capitalism hold true for the mixed economy। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के होने की वजह से बहुत मिक्स इकोनॉमी में भी बहुत सारे लाभ हैं। अब यहाँ पे तो इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम इज नॉट जस्ट अ इकोनॉमिक सिस्टम बट comprehensive doctrine। A comprehensive doctrine is not just a concern with one particular aspect of human life, rather it is concerned with the aspect of human life। तो इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात है। ये सिर्फ इंसान की एक डायमेंशन को नहीं देखता है या उसकी ख्वाहिशात या ज़रूरियात को। तो इसमें ओवरऑल जो है हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल इंसान के जितने भी डायमेंशन हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में। इसमें हम इंसान की उठना बैठना, उसके कंजम्पशन कैसे होती है, कैसे प्रोडक्शन होती है, इंसान की इथिकल वैल्यूज क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, रिच एंड पुअर के दरम्यान में क्या डिस्टिंग्विश है, उसको भी टेस्ट करता है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं इस्लामिक सिस्टम की, तो यानी इसमें हम सबसे पहले जो इसके फ्लॉज की वो बात करते हैं इसकी एडवांटेज की, तो मार्केट मैकेनिज्म फिल्टर्ड बाय डिमांड इंजस्टिस। तो इसमें देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन द वॉलंटियरली एक्सचेंज। हम इसमें वॉलंटियरली की बात करते हैं कि अगर दो बंदे आपस में राजी हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं हो सकती है। ठीक है जी। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ division of labor voluntarily exchange that we collectively have better consumption bundle over disposable। तो अब ये देखें नसा के अंदर भी है, ओ you who believe eat not of your property among yourself unjustly except it is traded among us you by the mutual consent। ये अकेले यानी कुछ नहीं आप किसी की प्रॉपर्टी को कर सकते जब तक कि दूसरे बंदे के साथ आपका म्यूचुअल कंसर्न या एग्रीमेंट न हो जाए, तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखें इन इन एन इस्लामिक इकोनॉमी मार्केट मैकेनिज्म इज फिल्टर्ड बाय डिवाइन इंजेक्शन। इन ये डिवाइन का डी स्टूडेंट मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से। जैसा मन्नो सलवा का नाम सुना है ना आपने,
कि अल्लाह की तरफ से एक कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है कि एक पैगंबर थे, उन पे मन्नो सलवा उस कौम पे नाजिल होता है, बनी इसराइल पे। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स, कन्वेंशन इकोनॉमिक्स में बात की जाती है कि का रिसोर्सेज हैं, तो इसमें ये नहीं कहते, वो कहते हैं रिसोर्सेज, अल्लाह की जमीन भरी भरी है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इनकी जो ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है और इसको इक्विटी में लाना है। ये है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। All these divine injections do it to regulate the certain action, provide broad guidelines, and through which certain restrictions are imposed on the human for their benefit. तो जिस चीज बंदे को बेनिफिट हो रहा है उनको बेनिफिट दिया जाए, और हर बंदे को, उसको, वो रिच हो या पुअर हो, उसको इक्वल इक्वेटी पे रखा जाए। तो द डिस्टिंक्ट फ्यूचर, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं देखें। गाइडिंग द प्रेफरेंस थ्रू डिवाइन इंजेक्शन, यानी क्या हो कि एज पर इस्लाम द tendency to seek the worldly pleasure for the certain goods and services and action and behavior in natural। देखें ना, इसकी मिसाल ये है कि देखें हम डिवाइन से, देखें वालदेन हैं, बच्चों को पालते हैं, वो जो हमारी जो दूसरी इकोनॉमिक्स है, यानी जो हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो डेली जो हमारी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है, उसमें एवरीथिंग मूव अराउंड द मनी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं और लव है। तो अब ये जो लव है ये कुदरती अल्लाह की तरफ से वो लिखा भी हुआ है, डिवाइन है, अल्लाह की तरफ से है। The test is to nature one's concise and fight these tendencies to grow behind a certain level. For each person is an air individual capacity। तो ये चीज है कि अल्लाह की तरफ से, और ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, बाय गॉड, अल्लाह की तरफ से हैं। और ये काइंडनेस, और इस्लाम इज responsibility human. In some instance, Islam guides explicitly and avoid the extravagance and lavishness using the certain product। तो इस्लाम हमें मियान और अभी का प्रोडक्ट, जब हम कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ पे हमें मियान और अभी का हुक्म भी देता है, और इसके अलावा अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें गाइडलाइन देता है कि हमें चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसके अंदर दूसरा जो फ्यूचर है, इंक्लूडिंग द आफ्टर लाइफ अकाउंटेबिलिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ अकाउंटेबिलिटी। इस इस्लाम immensely influence the intertemporal choice behavior। It helps in private economic agent, consumer, producer modify their action in such a way that take into consideration externalities and their own welfare both in the world and after world। तो ये भी बताता है कि अगर एक बंदा कंज्यूमर है, वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस प्रोड्यूस, तो एक्सटर्नलिटी यानी अपने हमसायों का भी ख्याल रखा जाए। जैसा एक फैक्ट्री है, वहाँ पे धुआं निकल रहा है और दूसरे पोल्यूट हो रहे हैं, तो उसके लिए एक रेगुलेशन, एक मैकेनिज्म बना के उसके थ्रू वो पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, comprehensive and permanent manner, a regulation and material incentive तो कुड बी पॉसिबली डू, उनके साथ उसी तरह का बिहेवियर किया जाए। और अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो आपकी इंडस्ट्री है उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है उसके लिए भी आपको एक अलग से कास्ट रखनी चाहिए, इंसेंटिव लगनी चाहिए। Complementing the material with spiritual rational, Islam does not deny the private property rights, but private rational choices and individual specific preference that do not contradict the Islamic injunction. Islamic enrich material rationality with spiritual rationality, यानी वो चीज करें जिससे आपके सोल को, यानी आपको फायदा हो। फिर देखें कि अगर इस्लाम कहता है कि प्रॉपर्टी राइट्स में अगर प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उसको शामिल किया जाए, तो वो कमाए जरूर, कमाने के बाद वो क्या करे कि उसे ज़कात और अपने यानी उसको पाक करे, ज़कात दे, और अपने वेल्थ के अंदर इक्वलिटी लाए। rise inequality and even property is exclusivity from earning money।
तो इस्लाम बाई disallowing the interest based earning, सूद को हराम, exploitative form of the trade and disallowing the imposition of excessive tax को भी इस्लाम ने मना किया है। तो ये भी इस्लाम, मार्केट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो गैम्बलिंग वगैरह होती है इसको भी इस्लाम ने डिनाई किया है कि आप डैम्पिंग करें माल की। Islamic economy is not necessary to state-led or state-run economy. In fact, Islamic principles are very much open and favorable. Market economy to run the competitively and Islamic economy provide the market-based sustainable and lasting solution of employment. तो ये यानी रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज किया जाए और एक market competitiveness is achieved by removing from the economy factors which concentration of the resources, concentration on the market and underutilization, यानी ज़ाहिरा अंदाजी को भी इस्लाम ने डिनाइड किया हुआ है। और अगर रिसोर्सेज को बैडली आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसको भी इस्लाम ने डिस्ट्रॉय किया हुआ, डिनाई किया हुआ। इस इस्लामिक सिस्टम में प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो इंसेंटिवाइज बाय द इंस्टीट्यूशन ज़कात व्हिच इज फेवरेबल वेल्थ ऑर्डरिंग, यानी अगर कोई बंदा दौलत जमा कर रहा है तो उस दौलत के ऊपर वो ज़कात पे करे और ज़कात से जो है उसमें इक्वलिटी आ जाए। सेकेंडली, ज़कात रेट एज लो एंड hints and encourage the private investment। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ज़कात आप इतनी लो रेट रखा हुआ है 2.5, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और आपका माल पाक हो जाएगा। तो लो टैक्सेस रेट को भी इस्लाम इनकरेज करता है। और इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रेवेन्यू इन वैल्यूज इन टर्म इंक्रीज। तो ये जो है इस्लामिक, अब इसकी एग्जांपल ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ज़कात इतनी आम हो गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा ज़कात दे रहे थे और ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। तो अब देखें आजकल जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत आम हो गया है। तो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि लोग जब इस कोई कर्जा या लोन लेते हैं तो वो वापस पे ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो इंटरेस्ट रेट है। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास ये हार्मफुल चीज़ है। तो इस्लाम ने हमें कंप्लीट ये चीज़ें बताई हुई हैं कि ज़कात को किस तरह हम कर सकते हैं और हम डट को कैसे दें। जिस तरह आप लोन देते हैं तो लोन जो है बेसिकली आप किसी स्टेक होल्डर को ले रहे हैं तो आप अल्लाह को लोन दे रहे हैं ना, कर्जा दे, तो वो अल्लाह ही आपको उसमें कर दे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इस्लामिक इकोनॉमी इज अचीव थ्रू द इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल intermediate and fiscal incentive due to which investment both the local and foreign expected to increase। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारी कंट्री में ना इंटरेस्ट रेट को बहुत प्रीफरेबली, अभी हमारा इंटरेस्ट रेट 15.75% है। तो अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है। अब देखें वो जो ब्रिटेन या अमेरिकन कंट्रीज हैं वो लो इंटरेस्ट रेट पे काम कर रहे हैं, हम उल्टा काम कर रहे हैं, जो इस्लाम ने हमें रोका हुआ है जिस चीज़ से। तो आप देखें वो लोगों को लोन दे रहे हैं और लोग लोन धड़ाधड़ ले रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। हमारी कंट्री में क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है और इन्वेस्टर जो है वो कुछ खरीद ही नहीं सकता। उसके बाद देखें इस्लाम के इस पॉइंट ऑफ व्यू इम्प्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इस्लामिक इकोनॉमी। तो जब आप देखें एक कैपिटलिस्ट अगर एक कैपिटल क्लास है वो अपना प्रॉफिट कमा रही है और साथ ज़कात भी रेगुलरली पे कर रही है, उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाएगी। प्रोहिबिटेशन ऑफ इस्लाम ने इंटरेस्ट रेट को भी प्रोहिबिट किया हुआ है कि आपने इंटरेस्ट रेट नहीं कमाना है, बल्कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी को ज़्यादा आपने करना है, तो जिसकी वजह से बिजनेस आपका स्टेबल हो। फैमिली सिस्टम है और इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी इस्लाम के अंदर है कि फैमिली सिस्टम ऑफ इस्लाम ब्रिंग द सोशल कैपिटलिज्म इन एक्सिस। तो ये जो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं इनको भी इस्लाम ने जो है वो आपको सोशल कैपिटल का है, जिस तरह कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा ज़कात एंड इंफाक है।
ज़कात इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम लेवी। तो ये यानी एक वेल्थी पर्सन है वो ज़कात दे, और ये पुअर पर्सन के ऊपर इक्वली गवर्नमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो इसकी वजह से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये मेन पॉइंट है कि इस्लाम जो है वो जस्टिस पे रिलाई करता है कि इस्लाम डायरेक्ट मुस्लिम टू अबाइड द जस्टिस इन circumstance. It allow access to people to legal courts and direct to ruler to provide a justice. तो ये जस्टिस जिस कंट्री में आ जाता है, जिस कौम में आ जाता है जस्टिस, वहाँ पे फिर कौम वो तरक्की करती है। एम्फोसाइज ऑन प्रोडक्टिव इंटरप्रेन्योर। तो इस्लाम जो है इंटरप्रेन्योर के ऊपर भी बात करता है। ये मुशारका है, मुदारबा है। मुशारका का मतलब होता है कि दो बंदे हैं वो बिजनेस चला रहे हैं, और दोनों अपने स्किल्स भी दे रहे हैं और मनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मुदारबा में ये है, एक बंदा जो है वो मनी लगा रहा है किसी बिजनेस, दूसरा बंदा अपनी स्किल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको मुदारबा कहते हैं। तो इसका भी इस्लाम ने जोर दिया कि इस तरह करें। तो इफ द पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर वेल्थ would shrink and disturbed among poor masses of the society through zakat. If they want to avoid the erection in wealth, they are either enter in the productive activities and this. Thank you so much for students. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है यू मे आस्क मी। थैंक यू एंड